ओके गाइस, सो काफी सारे लोगों के मुझे मैसेजेस आते थे रिगार्डिंग जॉब मार्केट इन कनाडा इन 2024 एंडिंग 2025 एंड आगे किस तरीके का रहेगा। सो आई हैव प्रोफेसर विद मी। हम लोग आज क्या करेंगे ना, कुछ ऐसे सेक्टर्स है जो अपने इंडियन स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा प्रीफर करते हैं लेना, तो वो सेक्टर्स को हम पकड़ेंगे एंड ईच सेक्टर के बारे में बातचीत करेंगे बिकॉज ही हैज एक्सपीरियंस इन ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर्स के ऊपर उनको आइडिया है और उसके अलावा ये खुद बहुत स्टूडेंट्स की हेल्प भी करते हैं। वो कैसे करते हो हम लोग सारा डिस्कस करते हैं। बट अगर आप लोग कनाडा में अभी आए हो, नए नए हो या मिड में पढ़ाई चल रही है या आने वाले हो, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो प्लीज पूरी देखना एंड आप लोग को बहुत कुछ सीखने मिलेगा डिपेंडिंग ऑन द सेक्टर्स विच आर टेकिंग। सो स्क्रीन पे आप लोग को सारे सेक्टर्स दिख रहे हैं, ये सारे सेक्टर्स के बारे में बातचीत करेंगे एंड थोड़ा बहुत पीआर से रिलेटेड भी बातचीत करने वाले हैं। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। ज्यादा नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें। सो सबसे पहले सर आप अपना इंट्रोडक्शन दो एंड देन लेट्स स्टार्ट। So I was in the same shoes when I landed here. Like मैं एक international student की तरह ही आया हूँ, फिर मैंने PR लिया. So and again I have achieved a lot. That's what something I feel. हम एक सपने के साथ यहाँ आते, like हमें यहाँ के अच्छी सी जॉब लेनी है, यहाँ के सेटल होना है, कार लेनी है, अपने पेरेंट्स को यहाँ लाना है, ना all these things. So fortunately मैंने सब कुछ अचीव किया है. In between I started my journey as a professor as well. I started working with Algonquin College, CDI College and Canadore College. वहाँ जहाँ मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी गाइड किया. बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अलग अलग फील्ड में, सारे सेक्टर्स में फील्ड जॉब लगाई है फ्रॉम 45K to 100K इवन. सो वो लोग भी बहुत खुश है कि ओके हम अगर मेहनत करते हैं तो वो जॉब मिलती है. तो सेम थिंग ये मैं आज पास ऑन करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप फोकस रहो, अगर आप डिसाइड करो, जॉब एक सारे जड़ की मूड है कि अगर आपने अच्छी सी जॉब ले ली तो बाकी सब कुछ अचीव हो सकता है. हाँ, तो आप करते क्या हो? मतलब मेन आप जो ये बोल रहे हैं फैसिलिटी प्रोवाइड करते हो स्टूडेंट्स को, तो उसमें होता क्या है, उसका नाम क्या है, लोगों को पता कैसे लगेगा वो चीज के बारे में? So the name of the company is Infosys. So basically I provide one-on-one career coaching services जहां मैं आपके स्पेसिफिक फील्ड को, आपके स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को समझता हूँ, आपके एम को समझता हूँ, आपका एक एस्पिरेशन है कि मुझे ऐसी जॉब चाहिए, मुझे यहाँ काम करना है, मुझे ये करना है, वो सारी चीज को समझ के हम गोल डिफाइन करते हैं, शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल. हर एक जर्नी में मैं आपके साथ हूँ. तो ऐसा नहीं है कि मैंने एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट दे दिया, ऐसा नहीं है कि आपको एक जेनेरिक कोचिंग देता हूँ. स्पेसिफिक आपके बारे में डिस्कस करते हैं और जब तक आपको जॉब नहीं मिलती है तब तक मैं गाइड करता हूँ. तो इट्स लाइक 100% वन-ऑन-वन कोचिंग फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड. ये आपको फ्री रेज्यूमे रिव्यू करके भी देते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप जॉब अप्लाई कर रहे हो, आपको कॉल्स नहीं आ रहे, राइट? ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो 100 एप्लीकेशन 200 एप्लीकेशन कर देते हैं एंड कोई कांटेक्ट ही नहीं आ रहा, कोई कंपनी एटलीस्ट कुछ भी नहीं पूछ रही है. सो इसमें क्या रहता है गाइस कि बहुत बार हमारे रेज्यूमे में प्रॉब्लम रहता है जिसकी वजह से सामने वाले एचआर को उसमें लाइक बिल्कुल कोई इंटरेस्ट है. पहली बात तो क्या है कि एटीएस की वजह से बहुत सारे रेज्यूमे तो वैसे ही रिजेक्ट हो जाते हैं. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दैट एंड वो आपको कोई प्रोफेशनल आदमी सिखा सकता है जिसको ये सब चीजों में एक्सपीरियंस है. सो पहली बात तो अगर कोई पर्सन, पहली बात आपको कॉन्टेक्ट क्यों करे, आप ऐसा क्या प्रोवाइड करते हो जो मार्केट में लोग नहीं कर पाते? सो एक चीज है ना कि कोचिंग क्यों लेना है. जैसे हम गूगल मैप्स क्यों यूज करते हैं कि पहले हमको डेस्टिनेशन का पता नहीं है या रूट का पता नहीं है, तब हम गूगल मैप्स यूज करते हैं. कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमको पूरा कुछ पता है, रूट भी पता है, डेस्टिनेशन भी पता है, फिर भी हम गूगल मैप यूज करते हैं. क्यों? क्योंकि वो ऑप्टिमाइज करके देता है, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक रूट बताया जहाँ ट्रैफिक कम है. सेम चीज अप्लाइज हियर कि मैंने जो भी सारे लोगों को जॉब लगाई, जिसने पहली जॉब 100K की भी मिली है कुछ लोगों को, वो कैसे मिली, वो ट्राइड एंड टेस्टेड अप्रोच क्या है, वो एवरीथिंग वी हैव ट्राइड एंड टेस्टेड. और वही चीज आपके स्पेसिफिक केस में कैसे एप्लीकेबल है कि आपकी वीकनेस, आपकी स्ट्रेंथ, आपका एस्पिरेशंस, आपने क्या क्वालिफिकेशंस लिया, क्या एजुकेशन और क्या एक्सपीरियंस है, वो सब मैच करके मैं आपको डिफाइन करूंगा कि यही चीज जानी है. सो वो सारे रास्ते जो गोल पे नहीं जाते ना, वो हम उस पर काम ही नहीं करेंगे. वही रास्ते पे काम करना है जहाँ फोकस से क्लियर हो, यही गोल पे काम करना है. सो दैट्स द रीजन यू नीड अ कोचिंग. एंड इनकी पीपीटी में भी गाइस काफी हद तक चीजें एक्सप्लेन्ड है अच्छे से. मैं आप लोग को स्क्रीन पे दिखाता चला जाऊंगा जैसे हम लोग बात करते चले जाते हैं, बट ही इज एक्सप्लेन्ड एवरी सिंगल थिंग, लाइक स्टार्ट कैसे करना है और आपका मेन गोल क्या होना चाहिए, सारा कुछ एक्सप्लेन्ड है. सो बट अभी चलो वो सब तो ठीक है, बट मेन अभी क्या है, कोई स्टूडेंट इंडिया से आ रहा है या यहाँ पे उसने कुछ एरियाज में पढ़ाई करी है या आ रहा है कुछ पढ़ने के लिए, वो सेक्टर्स के बारे में बात करते हैं कि वो सेक्टर्स के अंदर जॉब मार्केट कैसा है एंड पीआर का क्या सीन है, राइट? तो सबसे पहले यार फाइनेंस, बैंकिंग, अकाउंटिंग, इंश्योरेंस एंड बिजनेस, तो इससे रिलेटेड बताओ. इसमें से अगर आपका कोई कोर्स है तो ही विल एक्सप्लेन यू इन दैट. ओके, सो अगर आपने फाइनेंस में जाना है, बेसिकली सबको एक ड्रीम होता है कि मुझे एक बैंक में जॉब करना है. तो मोस्ट कॉमन पोजीशन टू एंटर इनटू द बैंकिंग सेक्टर, एफएसआर, फाइनेंशियल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव और फाइनेंशियल सर्विस रिप्रेजेंटेटिव. आप सीएसआई की वेबसाइट पे जाइए, कैनेडियन सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट, वहाँ पूरा पाथवे एक्सप्लेन है कि एंट्री कैसे लेनी है. और अगर आपको कुछ भी बनना है तो बहुत डायनेमिक वो वेबसाइट है, उस पे जाइए और चेक करिए. दूसरी चीज एफएसआर और उसके लिए इफिक चाहिए, IFIC, और दूसरा चाहिए CSC, कैनेडियन सिक्योरिटी कोर्सेज. ये दोनों अराउंड 500 एंड 1600 के अराउंड के उसका खर्चा होता है. इट टेक्स 3 to 6 months. वो बिफोर ग्रेजुएशन ले लो तो बहुत अच्छा टाइम बच जाएगा. ये लेने के बाद
कुछ बैक होम रिलेटेड एक्सपीरियंस अबाउट द कस्टमर सर्विस है तो ये एंट्री जॉब आपको मिल जाएगी। अभी विद इन फाइनेंस देयर आर सम मोर पोजीशंस इन द कॉर्पोरेट फाइनेंस की फाइनेंशियल एनालिस्ट हो गया जो एंट्री लेवल होती है, उसके बाद आप सीनियर फाइनेंशियल लेवल एनालिस्ट पे जा सकते हो। विद इन दैट आप सीएफए लेके भी आगे बढ़ सकते हो, सीपीए लेके भी आगे बढ़ सकते हो। तो वो भी अगर आप मैथ्स में अच्छे हो, इफ यू आर गुड विथ मैथ्स, इफ यू आर गुड विथ एक्सेल एंड ऑल दिस थिंग्स, सो फाइनेंशियल एनालिस्ट इज रियली गुड एंट्री लेवल पोजीशंस। वो हाईली पेड होती है, उसमें कोई भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए आपको, सिर्फ बजटिंग, फोरकास्टिंग, कुछ अकाउंटिंग टर्म समझने, कुछ कैनेडियन इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड समझने हैं और आप थोड़ा बहुत एक्सेल पे काम करो। मिनिमम आपको 55 टू 65 के की जॉब मिलेगी। कुछ लोगों को डायरेक्ट 100 के की भी जॉब मिली है इफ दे हैव गुड एक्सपीरियंस बैक होम। सो दिस इज ऑल अबाउट फाइनेंस एंड बैंकिंग। इंश्योरेंस में अगर देखा जाए तो LLQP एंड OTL, अदर देन लाइफ इंश्योरेंस एंड LLQP, वो दोनों एक एंट्री लेवल पोजीशंस के लिए अगर आप इंश्योरेंस एडवाइजर बनना चाहते हो, वो सर्टिफिकेट बहुत ईजी है, 3 महीने में लोग ले लेते हैं। अगर कुछ कंपनी ऐसी भी है कि अगर आपने इंटरव्यू क्रैक कर दिया तो वो आपको 3 महीने देंगे, आपको स्पॉन्सर भी करेंगे और आपको वो सर्टिफिकेट लेना है, उसमें जाना है। वो पोजीशंस अगेन टियर 3 में आती है, सो इट हेल्प यू फॉर PR एज वेल। For business and finance, as per latest IRCC update, I recommend to check the insurance advisor positions, like they call it insurance agents and broker. NOC code is 63100. It's a tier 3 positions. If you take LLQP or OTL or something related certificate from specific province, you get this job, you get 6 months experience and overall 1 year of experience, and you can file your PR because it's in demand as per latest IRCC update. बेनिफिट ये है कि वो एंट्री लेने के बाद आप इंश्योरेंस अप्रेजल में जा सकते हो, आप इंश्योरेंस ऑडिटर में जा सकते हो। देयर आर सो मेनी डिफरेंट पोजीशंस विद इन द इंश्योरेंस। आप एक्चुअल साइंस और एक्चुअल एनालिस्ट में जा सकते हो। वो ऑल 6 डिजिट 100 के की पोजीशंस है। सो एक बार डोमेन में एंट्री ले लो, देन यू स्टार्ट गेनिंग अनदर सर्टिफिकेट, अनदर एक्सपीरियंस, एंड देन यू अप्लाई अगेन एंड यू स्विच। सो दैट शुड बी द प्लान। सबको ऐसा टीम हो जाता है कि डायरेक्ट मुझे यही बनना जाना है, वो नहीं होगा, आपको कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द एंट्री लेवल पोजीशंस। राइट। सो इसके ऊपर भी गाइस अगर आपको डिटेल में जानना है तो इट्स बेटर यू कांटेक्ट हिम डायरेक्टली एंड वो ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो लाइसेंसेस के बारे में इन्होंने बताया और भी बहुत सारी चीजों के बारे में। सो अभी क्या कर सकते हैं कि ये अगर लोग लेते हैं, जैसे फाइनेंस, बैंकिंग, अकाउंटिंग, इंश्योरेंस एंड बिजनेस की बात करी, इसमें PR का क्या सीन है? सो कोई भी नॉक बी जॉब अगर जेनेरिक है, नॉक बी मतलब टियर 1 to 3 अगर लेटेस्ट कैटेगराइजेशन के मुताबिक देखे तो वो सारी जॉब आपके CEC एंड FSW में हेल्प करती है। मतलब अगर आपके पास कैनेडियन एक्सेल का एक्सपीरियंस है नॉक बी का, तो डेफिनेटली आपके पॉइंट्स अच्छे से बढ़ेंगे। आपको प्लान ऐसा करना चाहिए कि ग्रेजुएशन के बाद मैं 3 साल का नॉक बी एक्सपीरियंस लूं और मेरे PR के पॉइंट्स देखूं, तो डेफिनेटली ये जॉब्स PR के लिए हेल्प करेगी। सो अल्टीमेट जो गोल है वो भी डैमेज नहीं हो रहा है भाई, वहां तक भी जा ही रहे। उसके बाद मैं बिजनेस मैनेजमेंट एंड HRM के बारे में बात करना चाहता हूँ, जो हाईली टेकन कोर्सेज है। या मुझे पता है कि लाइक बहुत सारे बच्चे IBM, GBM, BM ले लेते हैं जो वो डोमेन में है भी या नहीं भी है, और अगर आपको पढ़ाई के वक्त ऐसा लगा कि या मेरे ये इंटरेस्ट की बात है या मुझे ये इसमें जाना है, सो BM एंड GBM और ऑल दिस टुगेदर, उसमें आप एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट इज एंट्री लेवल पोजीशंस वहां से स्टार्ट कर सकते हो। कोई ऐसे मेजर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अगर आपको HRM में जाना है तो डायरेक्ट HR कोऑर्डिनेटर में मत जाइए बिकॉज इट्स डिफिकल्ट बीइंग इमिग्रेंट। आपको जाना चाहिए पेरोल सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर, मतलब पेरोल कोऑर्डिनेटर, एक एंट्री लेवल पोजीशन से 45 to 60 के, उसमें सर्टिफिकेट है PCP, पेरोल कंप्लायंस प्रोफेशनल। आप गूगल करिए, बहुत कुछ चीज मिल जाएगी। अराउंड 2500 उसका खर्चा है एंड इट टेक्स अराउंड 3 to 6 months। सो वो सर्टिफिकेट है तो डेफिनेटली आपको बिजनेस मैनेजमेंट या HRM में इजीली एंट्री लेवल जॉब मिल जाती है। और इसमें PR का क्या सीन है? सेम चीज अगेन एज आई सेड नॉक बी का है। एक पोजीशन में भूल गया, उसमें आप डॉक्यूमेंट कंट्रोलर, विच इज वेरी यूनिक, हर लोग नहीं जाते। रिकॉर्ड रेकनर्स या रिकॉर्ड कीपर। अकाउंटिंग में भी अगर एंट्री लेवल की हम बात करें वो मिस हो गया, विच इज अबाउट द बुक कीपर, विच इज एंट्री लेवल पोजीशन या जूनियर अकाउंटेंट। ये सारे में बुक कीपर का भी सर्टिफिकेट मार्केट में है एंड दैट्स आल्सो इन इजी। ये सारी पोजीशंस नॉक बी या टियर 3 में आती है और सारी पोजीशन CC में एलिजिबल है। सो हर एक चीज में PR विल हेल्प। उसके बाद भाई कंस्ट्रक्शन एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये भी मोस्ट फेवरेट वन। कंस्ट्रक्शन, अगर आप कंस्ट्रक्शन में हो तो कभी भी गलती से भी फील्ड चेंज मत करना। 200 बिलियन से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स है कनाडा में कंस्ट्रक्शन में, सारी डिफरेंट इंडस्ट्री में, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेसिडेंशियल एंड ऑल। कंस्ट्रक्शन में अगर आपको जॉब चाहिए तो एंट्री लेवल पोजीशन से कंस्ट्रक्शन एस्टिमेटर, वेरी इजी। प्लान स्विफ्ट, ब्लू बीम, 2 सर्टिफिकेट सीख लेना चाहिए एंड क्वांटिटी ऑफ आपको आना चाहिए, ड्राइंग रीड करना आना चाहिए,
तो वो जॉब मिल जाती है सारी छोटी कंपनी जो बिडिंग के लिए यूज करती है एस्टिमेटर का। दूसरी है पोजीशंस प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर। सो इफ यू आर गुड विद कम्युनिकेशंस, गुड विद मेलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग विद पीपल, सो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर या साइट कोऑर्डिनेटर की पोजीशंस होती है, दैट्स अनदर एंट्री लेवल पोजीशंस। मैंने कुछ ऐसे बच्चों को डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन में जॉब लगाई है, सीधा 95 के 100 के की जॉब। वो कैसे मिलती है कि अगर आप कोई स्पेसिफिक नीश में जाते हो, तो अगर आप प्रोजेक्ट प्लानिंग या शेड्यूलिंग में जाना चाहते हो तो आपको प्राइमर ऑफ P6 सीखना है। अगर आपको कॉस्टिंग में जाना है, मतलब कॉस्ट ऑडिटर, कॉस्ट कंट्रोलर या कॉस्ट एनालिस्ट, उसमें बेसिकली आपको ASC इज लाइक अ वेरी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट। वो आप गूगल करिए, आपको ज़्यादा डिटेल में मिलेगा। इट्स मोर अबाउट द कॉस्ट मैनेजमेंट इन कंस्ट्रक्शन। वो चीज़ अगर आपको पता है, इट्स ऑल अबाउट स्किल्स। यू डोंट नीड टू टेक एनी सर्टिफिकेट इफ यू हैव गुड एक्सपीरियंस बैक होम अबाउट द कॉस्टिंग, बजटिंग, फोरकास्टिंग एंड कैश फ्लो विद इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। डेफिनेटली यू कैन गेट दिस जॉब। वो जॉब डायरेक्टली आपको मिनिमम 65K to 100K तक मिल सकती है विद इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन में तो यार 100% स्कोप है यहाँ पे, तो कोई डाउट नहीं है उसके अंदर। और इसमें पीआर का क्या सीन है? ये एक चीज मैं भूल गया, कंस्ट्रक्शन में प्रोजेक्ट मैनेजर डायरेक्ट मत ट्राई करिएगा। डोंट इवन ट्राई बिकॉज इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू गेट दैट। नाउ रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन, कुछ प्रोविंस ऐसे हैं जिसमें कंस्ट्रक्शन इन डिमांड में था या इन डिमांड में है, जैसे कि अल्बर्टा सिविल इंजीनियरिंग वाज इन डिमांड। देयर आर कुछ प्रोविजंस जैसे कि बाकी सब पोजीशंस में और विद इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एज वेल। OINP का एक ऐसा स्ट्रीम है, इंटरनेशनल स्टूडेंट स्ट्रीम बोलते हैं उसको। अगर आपके पास कनाडा का 1 साल का एक्सपीरियंस है ओंटारियो में, तो वो आप उस स्ट्रीम में अप्लाई कर सकते हो। उसमें आपका एम्प्लॉयर सपोर्ट करना चाहिए डेफिनेटली, बट मोस्टली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का एम्प्लॉयर के टर्नओवर अच्छे होते हैं क्योंकि वो मिलियंस में है, तो वो एलिजिबल हो जाते हैं एंड दे आर हैप्पीली सपोर्ट यू, दे विल हैप्पीली सपोर्ट यू। सो वो चीज है कंस्ट्रक्शन में PR के लिए, लाइक CEC और FSW तो है ही, प्लस दिस OINP विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। Engineers are lucky. They are in demand as per latest IRCC updates STEM category. If you are getting job as an engineer like civil, mechanical, electrical, geological or a technician, then you have 6 months of experience in those category and overall 1 year of experience. You can easily file your PR and don't miss this opportunity. I would like to add here for trades. So for construction estimator and construction managers, all the field like civil, mechanical, electrical people can get these positions as a construction estimator, easy entry level positions, but that's also in demand in trade occupations category. So please check that also. अब मेजॉरिटी स्टूडेंट्स अपने लेते हैं टेक, IT एंड साइबर सिक्योरिटी। या आई रियली अंडरस्टैंड कि IT वाले लोग आज ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वो लोग इंटरव्यू दिया, अप्लाई किया, इंटरव्यू के बाद वही चीज मार्केट में फिर से पोस्ट हो जाती है, उसको ज़ॉम्बी ओपनिंग बोलते हैं। अगर आप IT में हो, वेब डेवलपमेंट किया था, फुल स्टैक डेवलपमेंट किया था, जावा डेवलपमेंट किया था, वो चीज कैनेडियन मार्केट में अभी ट्राई करना वुड बी डिफिकल्ट। सो आपको डाइवर्सिफाई करना है। सो आप IT में पहले क्या करते थे, कौन से डोमेन में थी, आपकी सर्विस क्या थी? जैसे कि अगर आपकी सर्विस डिजिटल मार्केटिंग के लिए थी तो आप उसमें डाइवर्सिफाई हो जाए। अगर आपकी सर्विस फाइनेंस सेक्टर में थी तो आप उसमें डाइवर्सिफाई हो गए। अगर आप डेटा एनालिसिस या ऐसी कोई प्रोडक्ट बनाते थे तो आपको डेटा एनालिस्ट या बिजनेस एनालिस्ट करना चाहिए। सो IT में इजी एंट्री लेवल पोजीशन इज टेक सपोर्ट एंड टेक सेल्स, विच इज वेरी इजी। टेक सपोर्ट के लिए CompTIA करके एक सर्टिफिकेट है, लिंक्डइन लर्निंग पे फ्री में मिलता है एंड यू कैन गेट द पेड वन एज वेल। टेक सेल्स के लिए यू जस्ट नीड टू लर्न CRM टूल्स लाइक Salesforce एंड HubSpot। यू डोंट नीड एनी सर्टिफिकेट, आपको सिर्फ कस्टमर मैनेजमेंट का अच्छा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपके साथ आपको अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए और सेल्स का थोड़ा अक्यूमेंट होना चाहिए। अगर वो है तो टेक सेल्स में इजी एंट्री मिल जाती है। दोनों की एंट्री लेवल पोजीशंस में $20 पर आवर या 50K ही मिलता है। 1 साल के बाद इमीडिएट जंप वुड बी लाइक 80-90K। क्यों मैं बताता हूँ, आज मेरा एक स्टूडेंट है, वो टेक सेल्स में उसको टेली परफॉर्मेंस में जॉब मिला। टेली परफॉर्मेंस में वो काम करता है सीधा गूगल एनालिटिक्स पे और X पे, तो मतलब आपको एक्सपोजर इतना बड़ा मिल जाता है। डेफिनेटली स्विचिंग के वक्त व्हेन यू विल टॉक अबाउट योर एक्सपीरियंस ऑन गूगल और यू विल टॉक अबाउट योर एक्सपीरियंस ऑन X, डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड जंप। बट क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि अगर सारे IT में चले जाएंगे, बट अगर इतना इजी होता तो सब लोगों ने लिया नहीं होता IT के अंदर? IT के अंदर मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया आज तक जब मैं रेज्यूम रिव्यू करता हूँ कि लोग डाइवर्सिफाई करने में थोड़ा बहुत रेजिस्टिव है। मतलब अगर आप वेब डेवलपमेंट में हो तो उनको उसी में रहना है, अगर UX UI में है या जावा में है तो उनको उसी में रहना है। पर अगर आपको कनाडा में सेटल होना है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अभी डिमांड में क्या है। इट्स इजी, पर एक समय पे लोगों को स्टार्ट करने में प्रॉब्लम है कि मैं $20 पे स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरे IT में तो मेरे सारे फ्रेंड्स 100K पे है, तो मुझे इट्स नॉट अ गुड स्टार्ट फॉर मी। पर अगर आपने उसमें एक बार एंट्री ले ली, सो इट इज रियली गुड मार्केट, इट इज रियली गुड मार्केट टू ग्रो। बट आई नो मेनी पीपल ऑनेस्टली स्पीकिंग जो $20 भी उनको सैलरी नहीं दे रहा है कोई। ऐसी हालत है IT के अंदर, टू बी ऑनेस्ट। एंड वो फुल दे आर ट्राइंग फ्रॉम पास्ट 6 to 8 months, कोई आता पता ही नहीं है। वॉलमार्ट में बेचारा काम कर रहा है, ऐसी हालत है। देन यू शुड
कॉन्टेक्ट मी बिकॉज मैंने बहुत सारे आईटी के लोगों को आइदर टेक में, आइदर बिजनेस एनालिस्ट या डेटा एनालिस्ट और फाइनेंशियल एनालिस्ट में और डिजिटल मार्केटिंग में जॉब लगाई है. सो डेफिनेटली वी कैन वर्क ऑन दैट. यू नीड टू वर्क ऑन स्किल्स एंड यू नीड टू वर्क ऑन सो मेनी थिंग्स जो हम आज के वीडियो में देखेंगे. पर या जॉब मिलती है आईटी में, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती, फॉर श्योर. जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं गाइस, वो आपको लगेगा थोड़ा जल्दी जल्दी जा रहा है बिकॉज वी हैव मेनी थिंग्स टू कवर. बट अगर आपको कोई एक सेक्टर के बारे में इन डिटेल जानना है तो इट्स बेटर टू कॉन्टैक्ट हिम. वो आपको ढंग से सारा कुछ एक्सप्लेन करेंगे. वीडियो बनाने का पर्पस है कि आप लोग को एक आइडिया मिल जाए कि किस किस चीजों के बारे में बात कर रहे हैं. देन इन डिटेल इट्स बेटर टू कॉन्टैक्ट हिम. फिर हम लोग यहाँ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और टेक्नीशियंस वाली जॉब के बारे में बात करते हैं. उनका भी कुछ बता दो. मैकेनिकल इंजीनियर, डेफिनेटली डिजाइन इंजीनियर इज अ गुड पार्ट. आपको ऑटोकेड और बेसिक चीज आनी चाहिए. आप प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में जा सकते हो. अगर आपको क्वालिटी में इंटरेस्ट है तो QA/QC की पोजीशंस बहुत सारी मैकेनिकल में होती है और उसमें सारे सर्टिफिकेट्स भी है. आप ऑडिटिंग में भी जा सकते हो. सारे इंजीनियरिंग फील्ड में सबसे इजी चीज होती है सेल्स. उसको टेक्निकल सेल्स बोलते हैं. जैसे कि आप मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल में हो, एलिवेटर की कंपनी है, लिफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या कोई पंप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या कोई भी चीज मैन्युफैक्चरिंग आप करते हो तो उसमें सेल्स का बंदा चाहिए. नॉन टेक्निकल बंदा सेल्स करेगा और टेक्निकल बंदा सेल्स करेगा. डेफिनेटली इट विल मेक इम्पैक्ट. सो सेल्स की पोजीशंस बहुत इजी है. विद इन द सेम इंडस्ट्री प्रोक्योरमेंट की पोजीशंस या परचेसर की पोजीशंस है या कुछ पोजीशन जिसमें आपको एस्टिमेट बना के देना है या कुछ पोजीशन है जिसमें आपको जस्ट कोऑर्डिनेट करना है बायर्स आपके क्लाइंट के साथ, तो वो पोजीशंस भी अच्छी इजीली मिल जाती है. एंड डेफिनेटली द फील्ड जॉब्स व्हिच वी डिस्कस वो डुएबल है. अभी बात करें इलेक्ट्रिकल की. इलेक्ट्रिकल में अगेन सेल्स में जाना चाहिए. विद इन द इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और वो सब किया है तो कुछ पोजीशंस ऑटोमेशंस की है. ऑटोमेशन टेक्नीशियंस हो गया, रोबोटिक्स टेक्नीशियंस हो गए या इलेक्ट्रोमैकेनिकल टेक्नीशियंस हो गया. वो पोजीशंस वैसा इंजीनियरिंग लेवल की नहीं है. इट्स लाइक डिप्लोमा लेवल पोजीशंस. बट उनका पे बहुत अच्छा होता है. लाइक $30 $40 पर आवर. उसमें आपको ओवर टाइम भी मिलता है. और वो सारी पोजीशंस में क्या करती है कि कंपनी आपको एक आपके बैकग्राउंड क्वालिफिकेशंस और कम्युनिकेशंस के बेस पे हायर कर देती है. फिर आपको 3 महीना ट्रेनिंग पे रखेगी. वो कंपनी के इंटरनल सर्टिफिकेट्स होते हैं. इंटरनल सारी ऑटोमोबाइल कंपनी ने खुद बनाया है. अलग अलग इंडस्ट्री ने खुद के सर्टिफिकेट या खुद के कोर्सेज बनाए. वो कोर्सेज की एग्जाम्स आपको क्लियर करनी है कंपनी के पैसे पे. एंड देन दे विल लॉन्च यू आइदर इन सम यूएस कंपनी, दे विल लॉन्च यू आइदर इन सम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स. और आपको सिर्फ रोबोट्स काम कर रहे हो, उसमें आपको मॉनिटर करना है, उसको आपको रीसेट करना है या उसमें आपको ट्रबल शूटिंग करना है, वही काम करना है. वेरी इजी जॉब, हाईली पेड और उसमें बहुत अच्छा सा ओवर टाइम मिलता है. 100% ओवर टाइम मनी, ये सब तो ये सेक्टर्स में बहुत ज्यादा रहता है. एंड PR का भी जैसे मैंने पहले कहा है जिसमें काफी सारे PR ओपनिंग्स भी होते हैं. सो आप कुछ बता दो अगर कुछ मेन बताने हैं आपको तो. अगर आप कोई भी टेक्नीशियन जॉब लेते हो तो जैसे कि इट्स डिफिकल्ट टू बिकम इलेक्ट्रिशियन, इट्स डिफिकल्ट टू बिकम प्लम्बर. बट ये सारी टेक्नीशियन की पोजीशन जैसे मैकेनिस्ट हो गए, वो सब पोजीशन फेडरल स्किल ट्रेड में फॉलो होती है. OINP का भी सेपरेट ड्रॉ होता है और सीधा फेडरल का भी सेपरेट ड्रॉ होता है. लिस्ट आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करना चाहिए. वो पोजीशंस, ऐसी पोजीशंस टारगेट करो जिसमें कोई सर्टिफिकेट या लाइसेंस नहीं चाहिए, जो मैंने बोला है ऑलरेडी. और जॉब भी अच्छा है, पे भी अच्छा है, PR भी मिल जाएगा. सो लाइक इट्स लाइक यू आर गेटिंग एवरीथिंग इन वन गो. अगर वो सेक्टर्स में इंटरेस्ट है तो इट्स हाईली रिकमेंड गाइस. आज के टाइम पे भी वो एरियाज में तो हायरिंग फुल ऑन चल रहा है. सो वो तो मैं कोई डाउट नहीं है उसमें. फिर हेल्थ केयर एंड फार्मा के बारे में बात करेंगे. सो हेल्थ केयर के बारे में डेफिनेटली इन डिमांड. कोई भी हेल्थ केयर की पोजीशन हो, आप रजिस्टर्ड नर्स पे डायरेक्ट टारगेट करो या फिजियोथेरेपिस्ट पे टारगेट करो या इवन हेल्थ एडमिन पे टारगेट करो या PSW या बेसिक जो हेल्थ की नहीं है बट रिलेटेड फील्ड है, उसमें आराम से मिल जाएगा. सिर्फ वही सारी चीज में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइसेंस या कोर्स या सर्टिफिकेट. वो नहीं है कोई भी नहीं पूछेगा. वो अगर है तो सब लोग बोलेंगे आ जाओ मेरे पास. सो यू नीड टू चेक कि ओके आपको इंटरेस्ट कहाँ है, कौन सा सर्टिफिकेट लेना है, वो सर्टिफिकेट ले लो. सिंपल. दूसरा कोर्स चूज कर रहे हो तभी वही देख लो कि ये कोर्स के बाद ये जॉब मिलेगी तो मेरे PR के लिए बेनिफिट होगा. अभी फार्मा की बात करें या केमिकल इंडस्ट्री की बात करें तो विद इन द फार्मा QA एंड RA मतलब क्वालिटी अश्योरेंस एंड रेगुलेटरी अफेयर्स. RA इज हाईली पेड. बट उसमें आपको बैक होम का अगर अच्छा सा फार्मा इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है, मोस्टली US FDA और वो सब में, क्योंकि सारे फार्मा का गुड पार्ट इज वो सारा स्टैंडर्डाइज है. मोस्टली फॉलो लोग US FDA को करते हैं. तो क्योंकि इंडिया में अगर आपने काम किया है तो यहाँ का आपको बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि हम भी वही मतलब कनाडा भी वही फॉलो करते हैं. कुछ कैनेडियन स्टैंडर्ड्स आपको सीखने मिलेगा. फर्स्ट जॉब कुड बी अराउंड 60K मिनिमम इन दिस करंट मार्केट. एंड सेकंड जॉब और डायरेक्ट भी अगर आपको 80-90K की मिल जाएगी अगर आप फार्मा में QA या आ रहे हो. अभी बात करते हैं केमिकल की, या इफ यू डिड CLT MLT हियर समवेयर फ्रॉम आइदर शेरिडन कॉलेज और एनी कॉलेज, उसमें लैब टेक्नीशियन एक एंट्री लेवल पोजीशन है. इजी टू स्टार्ट. You just need that course or background and you can start easily. Within that chemical एक FSQA है, फूड सेफ्टी,
क्वालिटी एश्योरेंस, FSQA के कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं, जस्ट यू नीड टू एजुकेट योरसेल्फ अबाउट दो सर्टिफिकेट एंड स्किल्स। बहुत सारी, क्योंकि कनाडा में फूड के बारे में स्टैंडर्ड्स बहुत स्पेसिफिक है, डिफाइन है, एंड दे नीड समवन हु इज मैनेजिंग ऑल दी स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी। सो FSQA इज रियली गुड टू टेक इफ यू आर इन दैट केमिकल पार्ट और क्वालिटी पार्ट। अगर आपने केमिकल इंजीनियरिंग किया है तो प्रोसेस इंजीनियर इज समथिंग विच यू शुड टारगेट। 100% है। सो आई थिंक गाइज ये सेक्टर के अंदर कैसा है, बहुत कुछ है, इन डेप्थ जाओगे तो, एंड लाइसेंसेज आर द मस्ट। करेक्ट। विदाउट लाइसेंसेज ये सेक्टर्स में कुछ भी नहीं होता है। उसके अलावा हम बात करेंगे लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन और वो सब के बारे में। या बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, इवन मेरे स्टूडेंट्स भी होते थे, एक मेरा फेमस कॉम्बिनेशन देखा है, वो बहुत ऑड है मेरे लिए, कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किया है और फिर सप्लाई चेन किया है। मुझे अभी तक उसका लॉजिक नहीं पता चला कि क्यों ये दोनों करते, बट अगर मान लो आपने ये कर लिया है और आपको अगर सप्लाई चेन में जाना है, सप्लाई चेन इज रियली गुड मार्केट इन कनाडा। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि पूरा कनाडा सप्लाई चेन इज लाइक रोड। They don't have any another sources major than road. या डेफिनेटली कुछ सोर्सेज है, पर रोड का एक अच्छा सा लॉजिस्टिक्स है। सो बहुत सारी लॉजिस्टिक्स कंपनी है जो ट्रकिंग में है, उनको सप्लाई चेन कोऑर्डिनेटर चाहिए, लॉजिस्टिक्स कोऑर्डिनेटर चाहिए। विद इन द सप्लाई चेन एक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेटर की पोजीशन आती है। आपको अगर उसमें ग्रो करना है तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोऑर्डिनेटर बन सकते हो। वो सारे सर्टिफिकेट चाहिए आपको स्पेसिफिक टू द फील्ड। अगर और भी जाना है तो आप प्रोक्योरमेंट में भी जा सकते हो। विद इन द प्रोक्योरमेंट चांस ये हो जाता है कि सप्लाई चेन में अगर आप प्रोक्योरमेंट में हो, फ्यूचर में आप वही एक्सपीरियंस लेके कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में भी प्रोक्योरमेंट में जा सकते हो। वही प्रोक्योरमेंट का या कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का या कमर्शियल मैनेजर का एक्सपीरियंस है, बिकॉज यू हैव गुड नेगोशिएशन स्किल्स, गुड कॉन्ट्रैक्ट स्किल्स एंड ऑल। तो आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री या कोई प्रोजेक्ट इंडस्ट्री जिसमें प्रोजेक्ट्स के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स नेगोशिएट होते हैं, हाईली पेड 100K 200K की पोजीशंस होती है ये। सो सप्लाई चेन का स्टार्ट वुड बी वेरी स्लो, वेरी $20 पर आवर, पर अगर आप अच्छे से डोमेन में अच्छे से एक्सपीरियंस लेते हो, डेफिनेटली यू कैन गो मोर देन 100K। सो आई थिंक गाइज हम लोग को जो मेन सेक्टर्स टच करने थे वो सारे हम लोगों ने कर लिए, एंड यही इन डिमांड या कह सकते हो, या अपने इंडिया से जो लोग आते हैं ज़्यादातर ये सेक्टर्स में जाना प्रेफर करते हैं। सो आई अज्यूम कि एक ऊपर से आइडिया मिल गया हो। इन डेप्थ, जैसे मैंने कहा, यू हैव टू कॉन्टैक्ट हिम फॉर इन डेप्थ नॉलेज एंड सर्टिफिकेशंस एंड कब क्या करना है, बिकॉज ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप लाइसेंस लेते कब हो। पढ़ाई खत्म होने के बाद आप चालू करोगे तो इट विल टेक मोर 1 year 2 year एंड ऑल। सो इट्स बेटर कि पढ़ाई करते करते ही ये सब चीज़ों को स्पीड में करोगे तो पढ़ाई खत्म होने के बाद कुछ ही महीनों में अच्छी खासी हाई पेइंग जॉब लग सकती है। अभी हम लोग गाइज रेज्यूमे बिल्डिंग के बारे में बातचीत करते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप ही विल बी एक्सप्लेनिंग यू कि आपको रेज्यूमे में क्या क्या मेन चीजें देखनी होती है जब भी आप एक रेज्यूमे बनाते हो। सो स्टेज 1 के बारे में बता दो अभी आप। सो सबको ऐसा है कि रेज्यूम चाहिए, लिंक्डइन चाहिए। इवन कैंडिडेट ज्वाइन करने के बाद भी बोलता है कि सर मुझे रेज्यूम दे दो। प्रॉब्लम इज रेज्यूम के पहले आपको डिफाइन करना है कि बनना क्या है। हमने सारी इंडस्ट्री का अभी डिस्कस किया, उसमें आपको बहुत कुछ कंफ्यूजन होगा, आप अलग अलग सेट्स के रेज्यूम बनाते होंगे। ये गलती मत करो, पहले डिफाइन करो कि मुझे बनना क्या। सो स्टेज 1 इज डेफिनेशन ऑफ गोल। सो गोल डेफिनेशन में बेसिकली करना क्या है, बहुत सिंपल है। अपने सीनियर्स को देखो कि ये कॉलेज में से अगर ग्रेजुएट हुआ है बंदा, अपना सीनियर है 2-3 साल पहले, वो अभी क्या कर रहा है, या 5 साल पहले ग्रेजुएट हुआ, उसकी पहली पोजीशंस कनाडा में क्या थी। 10 लोगों को स्टॉक करो, आपको अपना जवाब मिल जाएगा कि मुझे ये बनना है। वेरी सिंपल। या अगर आपने बैक होम में कुछ बैचलर्स किया है, बैक होम में कुछ एक्सपीरियंस है, ऐसे लोग ढूंढो। इजी है, लिंक्डइन पे जाओ, अपनी कॉमन सरनेम डालो, पटेल, शर्मा, जैन, खान, या कोई भी कॉमन सरनेम डालो, और आपकी कॉलेज का नाम डालो, या आपके कोर्स का नाम डालो, या पोजीशंस का नाम डालो। फिर देखो कि उसकी एंट्री लेवल पोजीशंस क्या थी। फॉर एग्जांपल, आपको प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है। प्रोजेक्ट मैनेजर डायरेक्ट नहीं बना जाता, कि वो एंट्री उसने स्टार्ट कहाँ से किया था। दैट इज व्हाट यू नीड टू डिफाइन अ गोल। ये गलती कभी भी मत करना कि पहले रेज्यूम बनाना फिर 50 पोजीशंस को टारगेट करना। नो, पहले डिफाइन करो कि करना क्या है। दैट्स इंपॉर्टेंट इन द स्टेज 1। वो सारे लोग मिस्टेक करते हैं। अभी स्टेज 1 तो इन्होंने बता दिया कि भाई हमें वेरीफाई करना है और भाई अपना गोल डिफाइन करना है और रेज्यूमे उस तरीके से बनाना है। सो अभी स्टेज 2 में क्या करना है मेन हमें? या स्टेज 2 अगेन इट्स कॉल्ड स्किल्स इंप्रूवमेंट, और यू कैन कॉल इट अंडरस्टैंडिंग द रोल। मतलब आपको रोल को समझना है कि अगर मुझे ये जॉब मिल गई तो मेरा रूटीन क्या होगा। प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि हम लोग इंटरव्यू में ये बोलते हैं मैंने ये किया, पर उसको वो सुनना है कि वो तुम रोज करोगे या तुमने किया है कि नहीं किया है। तो मतलब अंडरस्टैंडिंग द रोल, वो कैसे समझना है। फर्स्ट एंड सिंपल चीज, वो सब लोग बताते हैं, लोग करते नहीं है। रीड द जॉब डिस्क्रिप्शंस। जॉब डिस्क्रिप्शंस को ऐसे पढ़ो कि उसमें 10 जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ने हैं। ऐसे पढ़ना है कि एक एक चीज को ध्यान से पढ़ना है। उसमें कोई भी शॉर्ट टर्म लिखा है या कोई भी टर्मिनोलॉजी लिखी है, कैनेडियन स्टैंडर्ड्स के बारे में बात किया है या कोई टूल्स के बारे में बात की है, आपको पता होना चाहिए। अभी आपको होगा कि ये मैं कैसे सीखूंगा, नेटवर्किंग से सीखना है। जो लोग आपने लिंक्डइन पे देखे थे कि ओके ये लोग ये जॉब कर रहे हैं, उनको
जाके पूछो कि भाई तूने ये सब सर्टिफिकेट कैसे लिए, तूने ये टूल्स कैसे सीखा, कौन सा पर्टिकुलर कोर्स था जो तूने किया है ये जॉब लेने के लिए। सो एक चीज़ ऐसे सीख सकते हो। लिंक्डइन लर्निंग करके एक लिंक्डइन प्रीमियम पे प्लेटफॉर्म है, वो फ्री कोर्सेस आपको उसमें मिलते हैं, फ्री सर्टिफिकेट मिलते हैं, उसमें जाके भी सीख सकते हो। दूसरा चीज़ है, आप गूगल, यूट्यूब और चैट जीपीटी कर सकते हो कि भाई अगर मेरा ये जॉब है, ये रोल है, तो मेरा रूटीन क्या होगा, मेरी डे टू डे लाइफ क्या होगी, मेरा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या होगा, मुझे कौन से रिपोर्ट्स बनाने हैं, मुझे कौन से टूल्स पे काम करना है, अगर मुझे एसएपी के काम करना है, कौन से एसएपी के मॉड्यूल्स है, आस्क जीपीटी कौन से एसएपी के मॉड्यूल्स है, अगर मुझे पीआर बनाना है तो एसएपी में कैसे बना सकते हो। सेम चीज यूट्यूब में जाके देखो, एक अपने आप को फील करो कि जॉब अगर मुझे ये मिल गई तो मेरा रूटीन क्या होगा, वो समझना बहुत जरूरी है बिफोर अप्लाइंग। सो आई थिंक अकॉर्डिंग टू हिम मेन 2 फैक्टर्स इनको जो डिस्कस करने थे वो करे हैं उन्होंने। रेज्यूमे बिल्डिंग कैसे करनी है, मेन तो गोल डिफाइन करके, एंड नंबर 2 जैसे उन्होंने जनरल आंसर दिया सब लोगों को, राइट? करेक्ट। उसके अलावा भी कुछ मेन ऐसी चीजें होती है रेज्यूमे में जो एक इंसान को ध्यान में रखनी चाहिए। Correct. स्पेसिफिक नहीं, कोई भी रेज्यूमे होता है उसमें। एक जेनेरिक सीक्वेंस की हम बात करेंगे कि सीक्वेंस क्या होनी चाहिए। एक पहली शॉर्ट प्रोफेशनल समरी बनानी चाहिए, 2-3 बुलेट पॉइंट्स की, 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। उसी में ही लिख दो कि मैं कनाडा में रिलोकेट करना चाहता हूँ, वो शॉर्ट समरी हो गई। फिर बात करते हैं कोर कॉम्पिटेंसीज, की स्किल्स और टूल्स। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है जिसमें आप सब कुछ डालते हो जो उसको देखना है। फिर आता है आपका रिलेटेड एक्सपीरियंस या प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, और एंड में आता है आपके एजुकेशन। इन बिटवीन आप प्रोजेक्ट्स भी डाल सकते हो, वॉलंटियर एक्सपीरियंस भी डाल सकते हो। ये सारी चीज सीक्वेंस बहुत मैटर करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैंने गलती देखी है कि आपका टाइटल, जो टाइटल है वो आप मेंशन ही नहीं करते, मतलब आप कौन सी पोजीशन टारगेट करते हो वो आपने मेंशन ही नहीं किया है। सो वो चीज ऑन द टॉप होना चाहिए। और पूरा जैसे कि बिजनेस एनालिस्ट है या फाइनेंशियल एनालिस्ट है या प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है, पूरा रेज्यूमे उसी पोजीशंस के बारे में बात करना चाहिए फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड, व्हाटएवर द यू हैव मेंशन इन द टाइटल। तो आई होप लोगों को एक आइडिया मिल गया होगा कि भाई रेज्यूमे किस तरीके से बिल्ड करना चाहिए। सो मुझे आप रेज्यूमे के पहले कॉमन मिस्टेक्स बताओ जो ज्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और कॉमन मिस्टेक है आपने टाइटल ही मेंशन नहीं किया है, और जब आपने टाइटल मेंशन नहीं किया है तो आपका रेज्यूम बहुत जेनेरिक जाता है, स्पेसिफिक नहीं है। सो वो आपको इंटरव्यू लैंड नहीं करता है। दूसरी कॉमन मिस्टेक है एटीएस में एआई यूज करना या जीपीटी यूज करना। प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि जीपीटी पे बहुत रिलाई करने के बाद रेज्यूम आपका इतना बदल जाता है जो आपको भी नहीं पता है। और मैंने बहुत सारे बच्चे को ऐसा फेस किया है कि वो इंटरव्यूअर इतना डिटेल में क्वेश्चंस पूछता है बाय रीडिंग योर रेज्यूमे, और आपको ही नहीं पता कि रेज्यूमे में आपने क्या डाला है क्योंकि आपने एआई यूज किया। दूसरी कॉमन मिस्टेक है सर्वाइवल एक्सपीरियंस रेज्यूमे में डालना जो रिलेटेड नहीं है, या कोई भी नॉन रिलेटेड एक्सपीरियंस रेज्यूमे में डालना जो रिलेटेड नहीं है, जस्ट टू फिल द गैप। गैप जस्टिफाई करना इजी रहेगा इंटरव्यू में, जो आप जेन्युइनली बता दो कि मैं स्टडी कर रहा था या मैं जॉब ढूंढ रहा था, रादर देन पुटिंग समथिंग। मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम और मोस्ट मेजर इश्यूज, कॉमन तो नहीं बोलूंगा मैं, रेज्यूम में फैब्रिकेशंस करना या रेज्यूम में एक्सेलरेट करना आपके एक्सपीरियंस को, वो गलती कभी मत करना। एचआर, इवन मैं भी देख के बोल देता हूँ कि ये रेज्यूम में ये आपने फैब्रिकेट किया है, और फिर वो बंदा कन्फेस कर लेता है ड्यूरिंग रेज्यूम रिव्यू। सो अगर मैं सिर्फ 3 साल के ये कॉमन एक्सपीरियंस में बता देता हूँ तो एचआर तो यार रेज्यूम देख के ही बता देगा कि ये फैब्रिकेटेड है, ये जनरेटेड है। सो बी ओरिजिनल, बी इन क्वालिटी कंटेंट करिए, क्वांटिटी पे फोकस मत करिए। मतलब रेज्यूम इतना स्पेसिफिक होना चाहिए कि जो आपको पता है कि आपने क्या डाला है। सो वो एक एआई के बंदे को हायर कर नहीं रहे भाई, वो एक नेचुरल इंसान को हायर कर रहे हैं। सो आई थिंक थोड़ा जेन्युइन और ऑनेस्ट रहना भी ज्यादा बेटर है। करेक्ट। सो उसके बाद हम लोग लिंक्डइन के बारे में बात करेंगे। तो कुछ मुझे लिंक्डइन की चीजें बताओ जो स्टूडेंट्स मिस्टेक्स करते हैं, क्या क्या ऐसी चीजें जो करनी चाहिए। लिंक्डइन में बेनिफिट आपको ये हो जाता है कि बहुत सारे लोगों का लिंक्डइन अच्छा है मार्केट में आपकी पोजीशंस में। सो आप उसको फॉलो करो या उसको एज अ रेफरेंस यूज करो कि ओके इसने ऐसे प्रेजेंट किया, इसने ये प्रेजेंट किया, इसका ऐसा डीपी है, इसका ये स्किल्स है, इसका ये सर्टिफिकेट है, वो सब कुछ आप में चाहिए। अभी लिंक्डइन में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर डीपी। आपका मतलब जो डीपी होना चाहिए वो एकदम प्रोफेशनल होना चाहिए, फ्रंट फेसिंग होना चाहिए और क्लोज होना चाहिए। उसमें कोई भी कैजुअल डीपी मत डालिए। कवर पेज को अपडेट करिए, अबाउट सेक्शंस को प्रॉपर मेंशन करिए, व्हाट यू वांना डू, व्हाट इज योर करंट टारगेट, कि आपको ये जॉब चाहिए, आपको ये लोकेशंस में चाहिए, पूरे कनाडा में चाहिए। दूसरा चीज है ओवरऑल लिंक्डइन में स्किल्स को डालना सारे सेक्शंस में जरूरी है। डालने के बाद उसको एंडोर्स भी करवानी है अपने या बैचमेट से या अपने एक्स कलीग से कि वो स्किल्स को एंडोर्स करवानी है। क्यों? लिंक्डइन के एल्गोरिदम में स्किल्स को अगर आपने एंडोर्स नहीं करवाया है
तो वो कंसिडर ही नहीं करता है। या दिस इज ऑल अबाउट लिंक्डइन। डिटेल में मैंने वेबिनार भी किया था, और इवन इफ यू मीट मी वी कैन डू द डिस्कशन ऑन लिंक्डइन एज वेल। अब एटीएस के बारे में बात करते हैं कि भाई वो कितना बड़ा रोल प्ले करता है एक रेज्यूमे को रिजेक्ट करने में। ऑब्वियसली कंपनीज एटीएस यूज करती है, मतलब आपको भी करना है, वो फॉर श्योर है। और एटीएस में ऐसा है कि 100 एप्लीकेंट्स अप्लाई करते हैं तो वो सारे रेज्यूम को पढ़ना नहीं देख। तो कीवर्ड्स मोस्ट इंपोर्टेंट है। एआई थोड़ा बहुत फुलिश भी है, क्योंकि अगर आपने विजुअलाइजेशंस का स्पेलिंग अगर यूके यूएस लैंग्वेज में लिखा है और उसके जॉब डिस्क्रिप्शन में अलग से है तो वो मैच नहीं करेगा। सो कुछ छोटे छोटे स्पेलिंग एरर्स या स्पेलिंग डिफरेंस है तो उसमें भी एटीएस मैच नहीं होता है। और एटीएस में भी ध्यान क्या रखना है, द प्रॉब्लम इन एटीएस, लोग एआई से या जीपीटी से या मार्केट में बहुत सारे एटीएस टूल्स भी है, अच्छे हैं, जॉब स्कैन हो गया, रेज्यूम वर्डेड हो गया, स्किल सिंकर हो गया, वो आप यूज कर सकते हो। पर उसके बाद एक ह्यूमन टच चाहिए, एक वेरिफिकेशन चाहिए कि जो एटीएस ने चेंज किया है या एटीएस के मुताबिक मैं चेंज कर रहा हूँ जो एआई यूज करके, वो सही है कि गलत है, मैं जो मतलब लिख रहा हूँ वो सही है, वो मेरे बारे में है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपका रेज्यूम एटीएस में स्कैन हो गया, मतलब आपकी प्रोफाइल कभी कभी आप देखो भी कि भी सही, अगर आपके पास लिंक्डइन प्रीमियम है तो, कि मेरी प्रोफाइल व्यू हुई है, पर आपको कॉल नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने एटीएस अच्छे से मैच नहीं किया था, आपने एआई यूज किया, 100% रिलाई किया, कीवर्ड्स मैच हो गए, आप रेज्यूम में फिल्टर हो गए, पर आपको कॉल नहीं आया। क्योंकि जब एचआर ने वेरीफाई किया, उसमें ह्यूमन टच आया, तब उसने आपको रिजेक्ट कर दिया। राइट, तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो समझना है। उसके अलावा अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, जो भी आपको लगता है जो और चीज़ें हैं। रिज्यूम, लिंक्डइन, कवर लेटर, ये सब बेसिक चीज सब लोग बनाते हैं। एक चीज जो लोग नहीं बनाते और मैं मेरे क्लाइंट पे यूज करता हूँ और वो बहुत सक्सेसफुल है, पोर्टफोलियो। अपना ही रिज्यूमे या अपना ही जॉब का एक्सपीरियंस जो है, आपके जो प्रोजेक्ट्स है, आपका डैशबोर्ड है, या आपने जो भी किया उसको एक अच्छे से पीपीटी में कन्वर्ट कीजिए। बेनिफिट इसका ये रहेगा कि जब आप एप्लीकेशन कर रहे हो तभी भी उसको डालिए, तो एचआर देखेगा कि ओके ही हैज अ गुड प्रेजेंटेशन स्किल्स, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। दूसरा बेनिफिट ये हो जाता है कि इंटरव्यू में जब आप लाइव स्क्रीन शेयर करते हो तो आपके सामने पूरा आपका एक्सपीरियंस है जो आपने अच्छे से टाइम लेके बनाया है। और मैं आज भी बोल रहा हूँ, आप लोग बहुत सारे लोग देख रहे हैं राइट, फिर भी लोग नहीं बनाएंगे क्योंकि उसमें बहुत टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, आपको बहुत पुराना डेटा जाके ढूंढना पड़ता है। क्योंकि मैंने ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम किया था, रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को मैं नया बनाऊँ या डमी प्रोजेक्ट्स बनाऊँ और फिर उसको मैं अच्छे से पीपीटी में कन्वर्ट करूँ, बहुत एफर्ट्स देनी पड़ती है। बट ड्यूरिंग इंटरव्यू वो बहुत हेल्प करता है, क्योंकि आपके सामने है, एचआर या रिक्रूटर को दिखेगा कि ओके यही जॉब मुझे चाहिए, ये बंदा जो जिसने ये प्रोजेक्ट पे पीपीटी पे दिखाया है, एग्जैक्टली सेम चीज हमें करनी है जॉब लेने के बाद। सो आई थिंक दिस इज द राइट पर्सन टू हायर। बहुत इंप्रेसिव फील होती है जब आप प्रेजेंटेशन अपना प्रेजेंट करते हो इन फ्रंट ऑफ एचआर। अगर किसी पर्सन ने एक कोर्स लिया है यहाँ पे आके एंड देन उसको कुछ टाइम के बाद समझ आया कि यार अब ये कोर्स के अंदर तो मेरा कोई ज्यादा फ्यूचर होने वाला नहीं है, तो उसको अगर कोई कोर्स चेंज करना है तो मेन क्या चीज़ है जो कंसिडरेशन में लेनी चाहिए? सो या ऐसा बहुत बार होता है, क्योंकि आप एजेंट के इन्फ्लुएंस में आके या यहाँ आने के डेस्परेशन के चक्कर में आपने गलत कोर्स ले लिया या ऐसा कोर्स ले लिया सिर्फ लैंड होने के लिए। अभी आपको सेकंड कोर्स बहुत स्मार्टली लेना है। पहले कोर्स में ही आपको एक्टिव हो जाना चाहिए कि मुझे पीआर कैसे मिलेगा, मुझे जॉब कैसे मिलेगी, मुझे कौन से फील्ड में जॉब लेनी चाहिए, मुझे कौन सा कोर्स इफेक्टिव है। बहुत सारे कोर्स मार्केट में है। सो जैसे कि मैंने बोला कि जीबीएम, आईबीएम, बीएम, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सप्लाई चेन, अगर आपके रिलेटेड नहीं है तो मत लीजिए, स्पेसिफिक में जाइए। अगर आपको फाइनेंस में जाना है तो फाइनेंशियल प्लानिंग का कोर्स लीजिए, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का कोर्स लीजिए। अगर आपने इंजीनियरिंग किया है तो इंजीनियरिंग में अगर आपको टेक्नीशियन की या कोई ट्रेड की जॉब लेनी है तो रिलेटेड टू द ट्रेड्स वाले बहुत सारे कोर्सेस मार्केट में है, सारे कॉलेजेस में। सो वो स्पेसिफिक कोर्स लीजिए। आईटी में हो तो आईटी में भी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सो आईटी में जाके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लेना वुड नॉट बी अ गुड आइडिया इन दिस करंट मार्केट। पर आप आईटी में अगर साइबर सिक्योरिटी का कोर्स लेते हो या कोई फिनटेक का कोर्स लेते हो या स्पेसिफिक कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज का डेटा एनालिस्ट का कोर्स लेते हो तो वो ज्यादा बेनिफिट करेगा रादर देन गोइंग, या टेक सपोर्ट का कोर्स लेते हो रादर देन गोइंग इन जेनेरिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फील्ड। सो आई होप गाइज कि आपको हेल्प हुआ हो वीडियो के थ्रू। जितना भी हो सके हम लोगों ने टॉपिक्स को टच किया है, फील्ड से रिलेटेड, पीआर के बारे में भी बातचीत करिए कि कैसे कैसे आप पीआर अप्लाई कर सकते हो वो चीज़ें लेने के बाद। उसके अलावा रेज्यूमे बिल्डिंग के बारे में बात करी, लिंक्डइन के बारे में बात करी, एटीएस के बारे में बात करी। एंड आई होप कि आपको हेल्प हुआ हो। एंड अगर और आपको जानना है इन डेप्थ तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप इनको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड वहाँ से आप लोग जान सकते हो।